हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.के. अकेडमी एंड कोचिंग सेंटर में वाराणसी में। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी क्लास 10 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश के बारे में, जो कि हमारे 7 नंबर का पूछा जाता है। 7 नंबर का अपठित गद्यांश पूछा जाता है, जिसमें 3 नंबर का MCQ टाइप बहुविकल्पी प्रश्न होता है और 2 नंबर का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होता है। इसी प्रकार से अपठित पद्यांश भी 7 नंबर का पूछा जाता है, जो कि 3 नंबर का MCQ होता है और 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो दोनों मिलाकर हमें 14 नंबर मिलते हैं इन सबको करने के बाद। तो हमें देख लेते हैं कि इनको करने से पहले किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपके जो 14 नंबर हैं, ये पूरे के पूरे आपको मिलने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखकर आप एक दो अपने से कर लेंगे तो आपको 14 नंबर टोटल मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देने वाली योग्य बातें क्या होंगी कि दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक सबसे पहले पढ़ना होगा। आपको जितना भी दिया गया है उसे हमें ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ना होगा। फिर उसके मूल भाव को समझना है। मूल भाव का मतलब कि उसके बारे में जो जो चीज़ें एकदम अंडरलाइन है, ठीक है, जो जो चीज़ें आपके दिमागी में घूम रही कि ये चीज़ें से हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन्हें क्या करना है, उनको समझने का प्रयास करना है कि ये चीज़ें इसके मूल भाव हैं, इसको हमें पढ़ना ही है। ठीक है, उसको दिमाग में अपने समझने का प्रयास करना है। फिर उसके बाद हमारा रहेगा कि महत्वपूर्ण जानकारी को रेखांकित करें, जिससे उत्तर ढूंढने में आसानी हो। रेखांकित का मतलब होता है कि उस चीज़ों को अंडरलाइन करें। ठीक है, जो जो चीज़ें हमें एकदम लगे कि महत्वपूर्ण हैं, ये चीज़ें हमें पूछी जा सकती हैं, ठीक है, क्वेश्चन में, तो उन्हें क्या करें, अंडरलाइन करके और उन्हें देखते रहें कि ये चीज़ें आ रही हैं, तो इन्हें बाद में हम देखेंगे इन्हीं से। ठीक है, तो हम इसको अच्छे से कर लेंगे। फिर अगला रहेगा शीर्षक पता करने हेतु पूरे गद्यांश को पढ़कर उचित शीर्षक सोचना चाहिए। शीर्षक यानी इसका क्या हेडिंग होना चाहिए, इसको पता करने के लिए पूरा गद्यांश को पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद अंदाज़ा लगाना चाहिए कि ये किस चीज़ पे टॉपिक हो सकता है। जैसे हमारा शीर्षक रहेगा कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। ठीक है, इस प्रकार से अगर कविता है, ठीक है, तो उसको पता करना है हमको शीर्षक। तो शीर्षक हमें क्या दे सकते हैं कि कर्मवीर शीर्षक दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, कर्मवीर शीर्षक दे सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपने दिमाग में कोई अच्छा सा शीर्षक सोचना होगा, ये आपको खुद करना है। ठीक है, अगला है बहुविकल्पी प्रश्न। जो MCQ टाइप क्वेश्चन है, उसको करने हेतु हमें केंद्र बिंदु को समझकर उत्तर देना चाहिए। केंद्र बिंदु यानी जो मुख्य भाग होता है, ठीक है, उस क्वेश्चन को करने का जो मुख्य भाग होता है उसे सोचकर समझकर फिर उत्तर देना चाहिए कि कहीं गलत ना हो जाए। ठीक है, बार बार मिलाते रहना चाहिए। अगला है जो गद्यांश में दिया जाए उसी के अनुसार उत्तर देना चाहिए। अपना उत्तर अपनी तरफ से नहीं लिखना चाहिए। इसके कहने का आशय है कि जो आपको गद्यांश में या पद्यांश में दिया जाए उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है। ठीक है, गद्यांश में अगर दिया जाए कि सूर्य किधर से निकलता है, पश्चिम से उदय होता है, तो हमें लिखना है होगा कि सूर्य पश्चिम से ही निकलना होगा। अगर आपको पता है कि पूरब से निकलता है, जो कि रियल में सत्य है, उसे नहीं लिखना होगा। ठीक है, जो गद्यांश में दिया जाए उसी को आपको लिखना है, अपने अनुसार उत्तर नहीं लिखना होगा। ठीक है, ये बातें हो गई। ठीक, अगला हमारा रहेगा कि अपठित पद्यांश में ज्यों का त्यों शब्दों को न लिखकर उनके अर्थ को लिखेंगे। इसके कहने का अर्थ ये है कि जैसे हमारा कोई पद्यांश, जैसे हमारा है नाथ शंभु धनु भंज निहारा। ठीक है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। ठीक है, होइए केहू एक दास तुम्हारा। इस प्रकार से हमारा कोई पद्यांश दिया जाएगा। ठीक है, अब इनका क्या करना है हमको, अगर इसके आधारित आपको प्रश्न पूछा जाए तो क्या करना है कि इसको नहीं लिखना है, आपको इसके अर्थ लिखना है कि इस अर्थ में क्या कहा जाए, तो इसके आपको अर्थ लिखना है कि हे नाथ, आपका धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। इस प्रकार से हम इसको करेंगे। ठीक है, और अंत में सभी को देखकर उनके उत्तर को देखकर जांच लेना चाहिए कि हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा है।
कोई छूटा उटा तो नहीं है, इस प्रकार से आपको करना होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, एक अपठित गद्यांश को करते हैं और उनको कैसे किया जाए इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए अब हमने एक अपठित गद्यांश को लिखा है, अब इसको हमको समझना है। ठीक है, बढ़िया से। ठीक है, और इसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे कि कैसे हमें करना होगा। इतना बड़ा तो दिया नहीं रहेगा, हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, इससे बड़ा बड़ा आता है। ठीक है, एक एक पेज का। ठीक है, 250 शब्दों में आपको मिलेगा। ठीक है, 250 शब्दों का आपको मिलेगा, 250 शब्दों के लगभग में आपको मिलेगा। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको किया है, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, वर्तमान युग कंप्यूटर का युग है। अब देखिए यहाँ हमें कुछ मतलब कुछ इम्पोर्टेंट लग रहा है, वर्तमान युग कंप्यूटर का युग है। तो कंप्यूटर का युग क्या है, अंडरलाइन करने लायक है। ठीक है, तो इसे अंडरलाइन कर लिए थोड़ा सा। ठीक है, या तो दिमाग में आपके समझ में आ जाए तो इसे दिमाग में ही रखिए। यदि भारतवर्ष पर नज़र दौड़ाकर देखें तो हम पाएंगे कि जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ठीक है, हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग होता है, जैसे बैंकों में, ठीक है, रेलवे स्टेशन में, हवाई अड्डे में, डाकघर में, कारखाने में मशीनें कंप्यूटरीकृत हो गई हैं। देखिए कंप्यूटरीकृत हो गया। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो इसे थोड़ा सा अंडरलाइन कर देंगे कि हमें समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी स्वचालित प्रणाली है। ठीक है, स्वचालित है। ठीक है, स्वचालित प्रणाली, इसे भी अंडरलाइन कर लेंगे, जो कैसी भी अव्यवस्था को व्यवस्था में बदल सकती है। अव्यवस्था को व्यवस्था में बदल सकती है, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, जो हमें लगे कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसे हमें क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। मानवीय, ठीक है, भूलों के लिए कंप्यूटर रामबाण औषधि है। जैसे हड़बड़ी में लोग कार्य को कर देते हैं तो उनसे क्या होती है, हम लोग इंसान हैं तो हम लोगों से कुछ गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो इन भूलों के लिए, हड़बड़ी में जो गलतियां होती है उन भूलों के लिए कंप्यूटर क्या है, रामबाण औषधि है। अब इसे हम लोग करने वाले हैं, इसका क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम लोग करने वाले हैं। अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे दिया गया, आज का युग किसका युग है। ठीक है, आज का युग किसका युग है, पहले बात मशीनों का युग है, नौजवान यहाँ आ रहेगा। ठीक है, नौजवानों का युग है, कंप्यूटर का युग है, मानव का युग है। हमारे दिमाग में तुरंत देखेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कि वर्तमान युग कंप्यूटर का युग है। ठीक है, यहाँ मशीनों है। ठीक है, आप थोड़ा मतलब भूल में क्या कर सकते हैं, मशीनों का युग लगा सकते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर मशीन है, लेकिन हमें पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आज का युग किसका युग है, तो हम क्या लगाएंगे, कंप्यूटर का युग, इस प्रकार से सही लगा देंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए कंप्यूटर का प्रयोग किस जगह होता है। ठीक है, डाकघरों में, रेलवे स्टेशनों में, कारखानों में, इन सभी में। अब देखिए, अब हमको कन्फ्यूजन थोड़ा होगा कि कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है, तो हम इसको पहले जो पैराग्राफ है उसको पढ़ेंगे। देखिए, यानी यहाँ पे दिया गया है, बैंक में, रेलवे स्टेशन पे, हवाई अड्डे पर, डाकघर में, कारखानों में मशीनें कंप्यूटरीकृत हो गई। कंप्यूटरीकृत का मतलब क्या हो गया, कंप्यूटर यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, कंप्यूटर यहाँ पे यूज होता है, यानी इन सभी जगहों पर। ठीक है, यानी इन सभी जगहों पर कंप्यूटरीकृत का मतलब कंप्यूटर यहाँ यूज होता है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के प्रयोग पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे डाकघर में, रेलवे स्टेशन में, कारखानों में, इन सभी जगहों पर प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इन सभी में प्रयोग होता है। इस प्रकार से इसको आंसर करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया हमारा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। ये तीन क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमने 2 ही लिखा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कि आपको ऐसे ही करना होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में कैसे लिखेंगे। तो कंप्यूटर कैसी प्रणाली है। ठीक है, कंप्यूटर कैसी प्रणाली है, इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ से हो गया ना, कंप्यूटर एक ऐसी स्वचालित प्रणाली है जो कैसी भी अव्यवस्था को व्यवस्था में बदल देती है। ठीक है, यहाँ से हमें हिंट मिल गया कि ऐसी प्रणाली है जो
एक स्वचालित प्रणाली है जो किसी अव्यवस्था को, ठीक है, जो कार्य सही से न हो उसे व्यवस्था में कर देती है। ठीक है, अब इसी को हम उत्तर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने उत्तर में लिख दिया, कंप्यूटर एक ऐसी प्रणाली है जो किसी भी अव्यवस्था को व्यवस्था में बदल देती है। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको आपको इतना आप लिख देते हैं तो इसके आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं। 2 नंबर का रहेगा तो 2 नंबर आपको मिल जाते हैं, कन्फर्म है। ठीक है, अब देखते हैं गद्यांश के अनुसार कंप्यूटर क्या है। ठीक है, अब आपको थोड़ा एक गद्यांश के अनुसार बताना है, यानी हमें पूरा पढ़ के बताना है। ठीक है, हमें क्या करना है, पूरा पढ़ के बताना है। ठीक है, ये हम पूरा पढ़ेंगे कि इसका कंप्यूटर का युग है। ठीक है, इसका प्रयोग हर जगहों पर होता है। ठीक है, बैंकों में, रेलवे स्टेशन पे, हवाई अड्डों पे, डाकघर में, कारखानों में, सभी जगहों यूज होता है। और एक ऐसी प्रणाली है जो अव्यवस्था को व्यवस्था में बदल देती है और मानवीय भूलों के लिए कंप्यूटर रामबाण औषधि है। ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हमें गद्यांश के अनुसार बताना है तो सबका थोड़ा थोड़ा लेके हम इसको लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, कंप्यूटर एक ऐसी प्रणाली है जो कैसी भी अव्यवस्था को व्यवस्था में बदल देती है। फिर उसके बाद क्या लिख देंगे, हड़बड़ी में होने वाली मानवीय भूलों के लिए एक कंप्यूटर रामबाण औषधि है। ठीक है, जो जो हमें अच्छा लगे, जो जो हमें लगे कि ये उपयुक्त रहेगा उसे उसे 1-2 लाइन 3 लाइन हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमें नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं कि अपठित पद्यांश को कैसे किया जाए। ठीक है, अपठित पद्यांश को, ये क्या होता है, पोएम टाइप, कविता टाइप होता है। अब हमें इसको कैसे किया जाए। ठीक है, तो अपठित पद्यांश करने के लिए हमें इसका थोड़ा अर्थ जानना होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग हिंदी पढ़ते हैं तो आपको अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत अंडरलाइन करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे और इसमें ये पूछा जाएगा। जैसे, जिस राम के गुण आप गाते हैं, जिस अर्जुन पर आप मुग्ध हैं। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि जिस राम पे आप गुण गाते हैं, थोड़ा ये कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा ये कर दिए, आपकी आस्था और विश्वास के हैं, वे राजमहल के हैं या वनवास के हैं। ठीक है, मित्रों, स्वयं रामचंद्र राजमहलों की रेशम जूतियां उतार कर, राजमहल की क्या किए, रेशम जूतियों को उतार दिए। नंगे पांव वन में पधारे थे। ठीक है, नंगे पांव क्या किए थे, वन में पधारे थे, तभी से वे महिमावान हो गए। ठीक, राजकुमार तो थे वे ही। ठीक है, अब वे भगवान हो गए। यहाँ पे देखिए, राजकुमार भगवान। ठीक है, राजकुमार से क्या बन गए, वे भगवान बन गए और महिमावान हो गए। ठीक है, इस प्रकार से हम थोड़ा बहुत अंडरलाइन कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा दिक्कत ना होती हो दिमाग में रखने की, ठीक है, आपके दिमाग में रह जाए चीज़ें, तो क्या करेंगे, आप अंडरलाइन नहीं करेंगे। अब देखिए इसके क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन करते हैं। तो किस पंक्ति में श्री रामचंद्र जी को राजकुमार से भगवान बनने की बात कही जा रही है। ठीक है, किस पंक्ति में कही जा रही है, जिस राम पर आप गीत गाते हैं, जिस पर आप मुग्ध हैं, इसमें तो कहीं नहीं जा रही है। ठीक है, इसमें तो कहीं नहीं जा रही है कि इसमें कहा जा रहा है कि आप भगवान रामचंद्र भी गीत गाते हैं, यानी गाने गाते हैं। ठीक है, और अर्जुन पर क्या है, आप मोहित हैं। जिस राम के गुण आप गाते हैं, जिस पर अर्जुन पर आप मुग्ध हैं, इसमें भी नहीं कही जा रही है। ठीक है, यानी ये सब नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तब से वे महिमावान हो गए, राजकुमार तो थे वे ही, अब वे भगवान हो गए। देखिए इसमें कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे है कि किस पंक्ति में राजकुमार से भगवान कहने की बात कही जा रही है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इसको हमारा ये वाला, इसको तो इसमें कही जा रही है। ठीक है, आप आस्था और विश्वास के हैं, वे राजमहलों के हैं या वनवास के, इसमें भी नहीं कही जा रही है। तो हमारा ए वाला आंसर सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे। ठीक है, यानी ग वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला, देखिए आप किस पर मुग्ध हैं, राम पर मुग्ध हैं, रेशमी जूतों पर मुग्ध हैं, अर्जुन पर मुग्ध हैं, इनमें से कोई नहीं पर मुग्ध है। तो हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारा पद्यांश दिया है, इस पर देखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आस्था पर नहीं मुग्ध हैं। ठीक है, राम के तो आप गुण गाते हैं, देखिए हमने अंडरलाइन किया है। ठीक है, तो जिस अर्जुन पर आप मुग्ध हैं, यानी किस पर मुग्ध हैं आप, अर्जुन जी पर। ठीक है,
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अर्जुन जी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा अर्जुन पर, यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा कि आप अर्जुन पर मुग्ध हैं। अब देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में रेशमी जूतियों से क्या आशय है। ठीक है, अब देखिए रेशमी जूतियों से आशय यह है कि देखिए राजमहल की रेशमी जूतियाँ उतार कर, यानी राजमहल की जो जूतियों से आशय यह है कि आपके सुख में जीवन व्यतीत हो रहे हैं। ठीक है, तो रेशमी जूतियों का आशय सुख से है। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में कष्ट के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो कष्ट के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है, नंगे पाँव। ठीक है, नंगे पाँव मतलब नंगे पाँव जब भगवान रामचंद्र जी वनवास में जाते हैं तो उन्हें दुख होता है। तो ठीक है, दुख क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि नंगे पाँव है। ठीक है, नंगे पाँव है, तो उस दुख उस कष्ट के लिए क्या प्रयुक्त हुआ है, नंगे पाँव। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आपको थैंक यू। अगर आपको हमारा हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।